हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र व्युत्पन्न करेंगे। इसके पहले हमने पढ़ लिया है कि गोलीय पृष्ठ क्या होते हैं, तभी उसी बेसिक के आधार पर हम अपवर्तन सूत्र व्युत्पन्न करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम एक अवतल गोलीय पृष्ठ बना लेते हैं। तो यहाँ पे ये केवल एक गोलीय पृष्ठ है, लेकिन इसको उत्तल या अवतल डिसाइड कौन करता है? तो इसका आंसर है वायु। जो भाग वायु में रहेगा वही गोलीय पृष्ठ बनेगा। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर हम धंसा हुआ भाग, ये देखिए धंसा हुआ भाग जो है, अगर ये वायु की तरफ रखें तो इस तरफ हमें क्या करना होगा? एक पारदर्शी माध्यम बनाना होगा। तो अगर हम यहाँ पे एक पारदर्शी माध्यम बना दें तो अब आप देख सकते हैं कि इसका धंसा भाग किस तरफ है? वायु की तरफ। तो ये जो रहेगा एक अवतल गोलीय पृष्ठ रहेगा। और अगर हम पारदर्शी माध्यम इस तरफ बना देते ना, तो उठा हुआ भाग वायु हो जाता, तो ये हो जाता उत्तल गोलीय पृष्ठ। तो अभी हमने ये गोलीय पृष्ठ में पढ़ लिया था। अब यहाँ पे ये है एक पारदर्शी माध्यम और इस तरफ है वायु। यदि हम वायु का अपवर्तनांक μ1 मान लें और पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक μ2 मान लें, तो μ2 ज़्यादा रहेगा μ1 से, यानी कि ये माध्यम थोड़ा सा सघन है वायु की तुलना में। तो सबसे पहले ये क्या है? एक अवतल गोलीय पृष्ठ। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि चित्रानुसार एक अवतल गोलीय पृष्ठ प्रदर्शित है। इस तरीके से लिखेंगे। इसके बाद हम इसका ध्रुव मान लेते हैं जो बीचों बीच होगा यहाँ पे। तो बिल्कुल बीच में हम यहाँ पे एक ध्रुव मान लेते हैं P, और इसका जो वक्रता केंद्र होगा वो इस तरफ होगा, क्योंकि अगर ये पूरा गोला बनता है इस तरीके से तो इसका सेंटर कहाँ होता है? यहीं पे। तो बिंदु P से होते हुए एक सीधी लाइन खींच लेते हैं सबसे पहले, और इसी सीधी लाइन पर यहाँ पे कहीं हम सेंटर इसका ले लेते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे इसका सेंटर होगा C। ये देखिए, तो इसे हम बोलते हैं वक्रता केंद्र। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि चित्रानुसार एक अवतल गोलीय पृष्ठ प्रदर्शित है जिसका ध्रुव P और वक्रता केंद्र C है। तो इस तरीके से हमने लिख लिया। तो ये लैंग्वेज आपको याद नहीं करनी है, ये हम बिल्कुल समझ के आधार पर लिख रहे हैं ताकि आपको भी याद हो जाए अच्छे से और आप भी इसे एग्ज़ाम में इसी तरीके से लिख पाएँ। इसके बाद हमें इस गोलीय पृष्ठ के लिए कोई इमेज बनानी है। तो इमेज बनाने के लिए हमें वस्तु की ज़रूरत होगी। तो मुख्य अक्ष को थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पे एक बिंदु रूप में एक वस्तु ले लेते हैं O। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक वस्तु ले ली O। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि चित्रानुसार एक अवतल गोलीय पृष्ठ प्रदर्शित है जिसका ध्रुव P वक्रता केंद्र C है। इसके मुख्य अक्ष पर एक बिंदु रूप में वस्तु O रखी है। इसके मुख्य अक्ष पर बिंदु रूप में एक वस्तु O रखी है। तो इस O से क्या होगा? इस O से चलने वाली प्रकाश किरण से ही हमें इसकी इमेज मिलेगी कि जो बिंदु रूप में वस्तु यहाँ पे O रखी है इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। तो एक किरण चलने से कुछ नहीं होगा, कम से कम हमें इमेज बनाने के लिए 2 किरण चाहिए। तो पहली किरण तो यहाँ से चलेगी और सीधी निकल जाएगी, क्योंकि ये यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल से आएगी और 90 अंश यहाँ पे बनाती हुई सीधी निकल जाएगी। और यहाँ पे एक दूसरी प्रकाश किरण इस तरीके से चलेगी जो इस पृष्ठ से टकराएगी और अभिलंब के पास से गुजरेगी, क्योंकि विरल से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी। तो हमें सबसे पहले अभिलंब बनाना होगा। तो अभिलंब तो पृष्ठ के लंबवत होता है, तो ये पृष्ठ तो मुड़ा हुआ है, तो इसके लंबवत कैसे खींचेंगे? तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ये एक पूरा वृत्त बनेगा और ये क्या है? यहाँ से इसका सेंटर है। इस वृत्त का क्या बनेगा? ये केंद्र। तो वृत्त के केंद्र से यहाँ पे परिधि पर
ये जो होता है स्पर्श रेखा, जो अगर हम खींचें तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा आपस में क्या होगी, लंब होगी। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम यहाँ से एक सीधा अगर हम लाइन खींचे कहीं पर भी, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं पर भी, तो वो एक अभिलंब बना देगा, क्योंकि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। तो ये 90 डिग्री एंगल पृष्ठ पर बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो ये जो है एक अभिलंब होगा। तो इस तरीके से हमने अभिलंब खींच लिया। और ये क्या होगा कि अगर हम इस पृष्ठ पर यहाँ पे स्पर्श रेखा खींचेंगे, त्रिज्या कहीं से भी, क्योंकि ये त्रिज्या है केंद्र से परिधि तक की दूरी, तो ये भी केंद्र से परिधि तक की दूरी, ये भी तो त्रिज्या है। और किसी भी वृत्त में अगर हम यहाँ पे देखें तो जैसे कोई भी वृत्त है, ये वृत्त है, तो इसका सेंटर से परिधि तक की दूरी क्या होती है, त्रिज्या। और त्रिज्या यहाँ पे स्पर्श रेखा जो होती है, अगर हम इस पॉइंट पर यदि हमें लंब खींचना है तो इस पॉइंट पर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे और ये त्रिज्या है। तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में हमेशा 90 अंश का कोण बनता है। तो ये त्रिज्या पृष्ठ पर हर जगह क्या करेगी, 90 अंश के साथ ही आएगी। तो त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इसलिए हम हमेशा सी से ही अभिलंब खींचते हैं। और यहाँ पे हम एन नाम दे देंगे, तो सी एन हो जाएगा अभिलंब। तो हम यहाँ पे अब प्रकाश किरण को यहाँ से चलाते हैं। तो देखिए, दो प्रकाश किरण चलेंगी। सबसे पहले तो बिंदु ओ से चलेगी, जो यहाँ टकराएगी। देखिए, और जिस पॉइंट से अभिलंब यहाँ पे गया है उसी पॉइंट से हम ये प्रकाश किरण ऐसे चलेगी। ठीक है, ये चली। तो इसमें हम तीर का चिन्ह जरूर लगाएंगे। और ये प्रकाश किरण ऐसे चलेगी और उसको मिलता है सघन माध्यम। सघन माध्यम में क्या होती है, वो अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुक जाएगी। तो अभी देखिए, उसको कैसा जाना चाहिए था, इस तरीके से आगे, लेकिन वो थोड़ी सी ऐसे झुक कर अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ये देखिए, ये अभिलंब की ओर झुक कर ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, तो ये प्रकाश किरण यहाँ पे जो पॉइंट है, इसे हम क्यू नाम दे सकते हैं। तो ये जो पॉइंट है ये क्या है, क्यू, और ये क्यू डी दिशा में निकल जाती है। तो एक प्रकाश किरण यहाँ से अपवर्तक पृष्ठ पर टकराती है क्यू बिंदु पर, और ओ से चलने वाली प्रकाश किरण ओ क्यू दिशा में, ओ से चलने वाली प्रकाश किरण बिंदु क्यू पर अपवर्तन के पश्चात क्यू डी दिशा में निकल जाती है। तो ये हम यहाँ पे लैंग्वेज में लिख लेते हैं। ओ से चलने वाली प्रकाश किरण, और ये प्रकाश किरण का नाम क्या है, ओ से चलने वाली प्रकाश किरण ओ क्यू। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ओ से चलने वाली प्रकाश किरण ओ क्यू अपवर्तन के पश्चात, क्योंकि यहाँ पे टकराएगी तो होगा अपवर्तन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात अभिलंब की ओर झुकती हुई क्यू डी दिशा में निकल जाती है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं अपवर्तन के पश्चात अभिलंब की ओर झुकती हुई क्यू डी दिशा में निकल जाती है। तो ये एक प्रकाश किरण इस तरीके से निकली। ओ से चलने वाली प्रकाश किरण ओ क्यू अपवर्तन के पश्चात अभिलंब की ओर झुकती हुई क्यू डी दिशा में निकल जाती है, ये हमने लिखा। और एक प्रकाश किरण से काम नहीं चलेगा, दूसरी प्रकाश किरण भी चाहिए, क्योंकि इमेज बनाने के लिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दूसरी प्रकाश किरण ओपी दिशा में सीधी निकल जाती है। मुख्य अक्ष पर है ना, तो ओपी दिशा में सीधी निकल जाती है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं तथा दूसरी प्रकाश किरण ओपी दिशा में निकल जाती है, ओपी दिशा में सीधी निकल जाती है। तो इस तरीके से हमने लिखा। अब दोनों किरणों को देखते हैं कि इमेज कहाँ बनेगी। तो एक ये किरण है और एक ये किरण है, इनको यदि हम आगे बढ़ाएंगे तो ये कभी भी प्रतिच्छेद नहीं होंगी, आगे बढ़ती ही जाएंगी और इनके बीच की दूरी इस तरीके से बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपनी आँख को रख देंगे। यदि हम अपनी आँख यहाँ पे रख दें कुछ इस तरीके से, यदि हम अपनी आँख रख दें, तो आँख के रेटिना का काम क्या है कि जो किरणें उसे प्राप्त हो रही हैं उसको पीछे की ओर वो बढ़ाएगी। तो देखिए, इसको पीछे की ओर बढ़ाएगी तो यहीं जाएगी, इस किरण को पीछे की ओर बढ़ाएगी तो ये जो किरण है थोड़ी सी झुकी थी, तो झुकी किरण को जब इसी सीध में आगे बढ़ाएगी आँख, तो क्या होगा, ये देखिए, इसको थोड़ा पीछे की ओर बढ़ाएगी
तो आँख का काम ये रहेगा, देखिए ध्यान से। ये आँख का काम है कि किरणों को पीछे की ओर रिट्रेस करना, ठीक है। तो ये रिट्रेस करेगी और यहाँ पे मिला देगी, और इस किरण को पीछे की ओर बढ़ाएगी तो दोनों किरणें इस पॉइंट पे मिल जाएंगी। तो यहाँ पे बिंदु ओ की इमेज बनेगी आई, ठीक है। तो ये इमेज के लिए हम आई नाम यहाँ पे दे देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि दूसरी किरण ओपी दिशा में निकल जाती है, दोनों किरणों को पीछे की ओर बढ़ाने पर प्रतिबिंब आई पर प्राप्त होता है। किरणों को पीछे की ओर बढ़ाने पर प्रतिबिंब आई पर प्राप्त होता है। तो इस तरीके से हमने लैंग्वेज लिख दी है। अब यहाँ पे हमें प्रतिबिंब भी मिल चुका है। तो अब हम बात करेंगे कि कहाँ पर आपतन कोण बना है और कहाँ पर अपवर्तन कोण बना है। आपको बड़े ध्यान से देखना है। तो ये देखिए, आपतन कोण कहाँ बनता है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच में। ये अभिलंब है और ये आपतित किरण है, क्योंकि ये बिंदु ओ से आई थी। तो ये देखिए, ये आपतित किरण है और ये जो है ये अभिलंब है। तो इनके बीच में ये जो एंगल आप देख रहे हैं ना, ये आपतित किरण और अभिलंब, इन दोनों के बीच में यहाँ पे बनेगा आपतन कोण आई। ये देखिए, ये हमने बना दिया आई, इन दोनों के बीच का है। अब अपवर्तन कोण कहाँ पे बनेगा? तो अपवर्तन कोण यहाँ पे बनेगा जहाँ पे ये किरण अपवर्तित हुई है। तो अपवर्तित किरण और अभिलंब ये है, तो अभिलंब ये यहाँ बस नहीं है, ये आगे भी यहाँ तक है। तो ये अभिलंब है और ये अपवर्तित किरण है, तो यहाँ पे बनेगा आर। ये अपवर्तन कोण है। तो अपवर्तन कोण यहाँ पे है, तो ये जितना कोण यहाँ होगा उतना ही कोण अगर हम देखें तो यहाँ भी होगा, इस वाले पॉइंट पर। क्यों होगा? क्योंकि देखिए, ये अभिलंब है और ये किरण पीछे की ओर रिट्रेस की है, तो ये दोनों एक क्रॉस बनाते हैं। इसको यहाँ पे समझ लेते हैं। ये देखिए, अगर हम अभिलंब को खींचें और इसमें जो अपवर्तित किरण है उसको खींचें, ये हमारा क्यू पॉइंट है और ये अपवर्तित किरण है, तो इसको हमने पीछे की ओर बढ़ाया था। तो देखिए, यहाँ पे बना है आर, तो यहाँ पे भी आर होगा क्योंकि ये क्रॉस के बीच में है, तो शीर्षाभिमुख कोण है। कभी भी कोई भी क्रॉस बनता है तो जितना कोण यहाँ पे होगा उतना ही कोण यहाँ पे भी होगा। तो ये आर है तो ये भी क्या होगा? आर। तो थोड़ा यहाँ पे देखने का प्रयास कीजिए। अभिलंब ये है ना, और ये क्रॉस वाली लाइन है। तो ये जो छोटा कोण है, आई तो पूरा बड़ा है, ये जो छोटा कोण है हम यहाँ पे भी बना सकते हैं। यहाँ पे बना लेते हैं। ये जो छोटा कोण है, ये देखिए, ये हो जाएगा आर, ठीक है। तो ये छोटा कोण क्या है? आर है। ये बड़ा कोण क्या है? आई है, ठीक है। तो ये हमें अब यहाँ पे लिखना है। तो चलिए, सबसे पहले हम आई कोण बताएंगे। तो आई कहाँ बन रहा है? देखिए, ये वाली किरण और ये वाली किरण टच है ना इसमें, तो इससे स्टार्ट करोगे ओ, और यहाँ पे क्यू पे बना है तो क्यू बीच में रहेगा, और फिर सी। हमने आई क्यों नहीं लिया, सी क्यों लिया है? क्योंकि ये देखिए यहाँ तक टच है, यहाँ तक, तो ये वाली लाइन आएगी ना साथ में। तो ओ क्यू सी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोण ओ क्यू सी बराबर आई है, हमने माना है, और ये है आपतन कोण। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे। इसके बाद हमें लिखना है अपवर्तन कोण। तो अपवर्तन कोण कौन सा है? सबसे पहले ये बना था, ये वाला। तो इसके लिए कैसे पढ़ोगे? ये दोनों किरणें टच हैं तो एन, बीच में रहेगा क्यू क्योंकि क्यू पर बना है, और ये हो जाएगा यहाँ पे डी। तो एन क्यू डी, ये अपवर्तन कोण आर है। और ये किसके बराबर है? इस तरफ ये छोटा आर है, तो आई क्यू सी, यानी कि इतना हिस्सा है ये वाला, बहुत ही छोटा, तो ये आर है। हम चाहें तो यहाँ भी लिख सकते थे, तो चलिए यहाँ लिख दिया था आई क्यू सी। तो एन क्यू डी बराबर है आई क्यू सी के, क्योंकि दोनों शीर्षाभिमुख है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोण एन क्यू डी बराबर रहेगा कोण आई क्यू डी के, क्योंकि ये दोनों, और दोनों तो आर हैं, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं शीर्षाभिमुख कोण, इस तरीके से।
तो हमने ये डिसाइड कर लिया कि कौन आई है और कौन आर है। अब यदि हमें आई और आर पता है तो हम स्नेल का नियम लगा सकते हैं। तो स्नेल के नियम अनुसार, तो यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे स्नेल के नियम से, और स्नेल का नियम है म्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। ये स्नेल का नियम है। यदि आई और आर के मान बहुत छोटे हैं तो साइन की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि यदि आई और आर के मान बहुत छोटे हैं तो म्यू बराबर साइन हट जाएगा तो आई बटे आर, इस तरीके से। तो यहाँ से हम तिर्यक गुणा कर लेंगे तो आई बराबर हमें मिलेगा म्यू आर। तो आई का मान कितना आएगा, म्यू का गुणा आर में होगा तो क्या आएगा, म्यू आर। और इसे हम समीकरण 1 बना लेते हैं। अब हमें आई का मान निकालना है और आर का मान निकालना है, तो इसलिए हमें चित्र की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, तो इन दोनों के यहाँ पे कुछ कोण बन रहे हैं, ये कोण और ये कोण। तो इसे हम अल्फ़ा मान लेते हैं ऑब्जेक्ट वाले को, और इसे मान लेते हैं बीटा, और ये हम थीटा मान लेते हैं। ये अभिलंब वाला कोण है, बड़ा कोण, तो इसे हम थीटा मान लेते हैं, ठीक है। अब हमें आई का मान निकालना है, तो आई का मान हम कैसे निकाल सकते हैं, तो हम आई का मान तो नहीं निकाल सकते हैं यहाँ पे डायरेक्ट, लेकिन हम थीटा का मान ज़रूर निकाल सकते हैं। यदि हम त्रिभुज ले लें ओ क्यू सी, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं कि त्रिभुज कैसे है। ये देखिए, ये ओ क्यू किरण जो है वो हम इस तरीके से बना लेंगे। ये है ओ क्यू, और ये देखिए क्यू से ये सी तक भी है, तो इसको हम क्यू से यहाँ पे एक पॉइंट ले लेंगे सीधी रेखा में सी, तो ओ को मिला देंगे सी से। ये देखिए, तो ये ओ क्यू सी त्रिभुज आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो ओ क्यू सी त्रिभुज है। इसको थोड़ा और अच्छे से मॉडिफाई करके बना लेते हैं। ये देखिए, ये थोड़ा अब आपको रियल लग रहा होगा। तो ओ क्यू सी, तो यहाँ पे बताइए क्यू पर कितना एंगल है, आई। ये वाला कोण है आई, और ये वाला है अल्फ़ा। और सी को यदि आगे बढ़ा दिया गया है तो ये थीटा बना है। यहाँ पे यदि सी को आगे बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे बना है थीटा। तो यहाँ पे हम बहिष्कोण प्रमेय लगा देंगे। तो त्रिभुज ओ क्यू ओ सी में बहिष्कोण प्रमेय लगाएंगे तो बहिष्कोण प्रमेय क्या कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा को बढ़ा दिया जाए, तो यहाँ पे देखिए ये ओ सी भुजा है, इसको आगे की ओर बढ़ा दिया जाए तो बनने वाला जो कोण है त्रिभुज के दो अंतः कोणों के योग के बराबर होगा। यानी थीटा किसके बराबर होगा, अल्फ़ा प्लस आई के। तो यहाँ पे हम आई का मान अब निकाल सकते हैं अल्फ़ा को उस तरफ पहुँचा के, तो थीटा माइनस अल्फ़ा जो है वो आई के बराबर हो जाएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं। तो हम त्रिभुज कौन सा लेंगे, ओ क्यू सी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ओ क्यू सी में बहिष्कोण प्रमेय से। त्रिभुज ओ क्यू सी में बहिष्कोण प्रमेय से तो चलिए अब इसको अगले पेज में कर लेते हैं यहाँ पे। तो बहिष्कोण प्रमेय हमने लगा दिया है। अब तो बताइए, ये जो थीटा है वो अल्फ़ा और आई के बराबर होगा अगर हम ये चित्रभुज कंसीडर करें, जो थोड़ा सा आपको डार्क दिख रहा होगा। ये देखिए, ओ क्यू सी में बहिष्कोण है, बाहर कौन सा कोण है, थीटा। तो थीटा किसके बराबर होगा, अल्फ़ा प्लस आई के, क्योंकि पूरा क्यू जो है वो आई है। तो अल्फ़ा प्लस आई बराबर थीटा, या थीटा बराबर अल्फ़ा प्लस आई। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जो थीटा है वो किसके बराबर हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस आई। तो यहाँ से तो हमें आई का मान निकालना है, तो अल्फ़ा का कर देंगे पक्षांतर, तो थीटा माइनस अल्फ़ा इस तरफ चला जाएगा तो माइनस का होगा, बराबर आ जाएगा आई, इस तरीके से। तो इसे हम समीकरण 2 बना देते हैं।
अब इसके बाद हमें आर का मान निकालना है। आई का मान तो आ गया, तो आर किस त्रिभुज में है, तो आइए देखते हैं। तो आर ये छोटा वाला जो त्रिभुज आपको दिख रहा है इसमें है। तो ये त्रिभुज देखिए, इसमें भी थीटा है और ये आर है। तो बीटा प्लस आर कर देंगे तो ये थीटा हो जाएगा। देखिए इसको यहाँ पे समझ सकते हैं। ये डैश डैश वाली जो लाइन है ये क्या है, ये किरण आगे की ओर बढ़ाई गई थी और यहाँ पे इमेज बनी थी। ये देखिए ये सी पॉइंट है ये वाला, और ये अभिलंब है अपना, इस तरीके से मिला देंगे। तो ये डैश डैश वाले से आर बना था अपवर्तन का, क्योंकि ऊपर आर बना था तो ये शीर्षाभिमुख से यहाँ पे आर बना था ये वाला। और ये इमेज का कोण बीटा माना है, और ये बाहर सी पर जो बढ़ाया गया है वो थीटा है। तो यहाँ पे भी बहिष्कोण प्रमेय लगेगा ना। कौन सा त्रिभुज होगा ये, आई क्यू सी में बहिष्कोण प्रमेय लगाएंगे तो थीटा किसके बराबर होगा, बीटा प्लस आर के। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं त्रिभुज आई क्यू सी में बहिष्कोण प्रमेय से। तो बहिष्कोण प्रमेय जब लगाएंगे तो अगर हम चित्र देखें तो थीटा किसके बराबर होगा, बीटा प्लस आर के। ठीक है, तो यहाँ से हम आर का मान निकाल सकते हैं बीटा का पक्षांतर करके। तो थीटा माइनस बीटा किसके बराबर होगा, आर के। उसे हम समीकरण 3 बना सकते हैं। अब आई और आर के मान समीकरण 1 में हम रख सकते हैं। जो यहाँ पे हमने समीकरण 1 बनाया है ना कि आई बराबर म्यू आर, आई का मान हमने निकाल लिया है और आर का मान भी हमने निकाल लिया है। दोनों के दोनों मान हम रख सकते हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 2 व 3 से। तो समझने के लिए हम समीकरण 1 दोबारा से यहाँ पे लिख लेते हैं, जो कि था आई बराबर म्यू आर। तो आई का मान कितना निकाला है, थीटा माइनस अल्फ़ा। तो आई की जगह पर हम रखेंगे थीटा माइनस अल्फ़ा, बराबर के नीचे बराबर, फिर लिखा है म्यू तो हमने लिखा म्यू, और जो सॉरी स्मॉल आर बनना है यहाँ पे। आर का मान कितना है, थीटा माइनस बीटा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे थीटा माइनस बीटा। अब ये सारे के सारे कोण हैं, और जो कोण का सूत्र होता है वो होता है चाप बटे त्रिज्या। तो थीटा कहाँ बना है चित्र में देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे बना है थीटा। तो थीटा के सामने चाप क्या है, पी क्यू। ये दिख रहा है ना, ये चाप है पी क्यू, और थीटा दूरी कितनी है, त्रिज्या कितनी है, पी सी। तो थीटा के लिए चाप बटे त्रिज्या क्या होगा, पी क्यू बटे पी सी। बीटा के लिए क्या होगा, बीटा के लिए भी तो वही चाप है पी क्यू, लेकिन त्रिज्या आई पी हो जाएगी, क्योंकि बीटा तक दूरी कितनी हो गई है, आई पी। इसलिए अल्फ़ा, अल्फ़ा के लिए क्या होगा, अल्फ़ा के लिए पी क्यू, चाप वही रहेगा अल्फ़ा के लिए पी क्यू, लेकिन त्रिज्या क्या हो जाएगी, ओ पी। तो ये हमें लिखना है सबके लिए। तो कोण को लिखेंगे चाप बटे त्रिज्या। तो चलिए बताइए, थीटा के लिए चाप कितना है, पी क्यू, और त्रिज्या कितनी होगी, पी सी। तो थीटा के लिए हम लिखेंगे पी क्यू बटे पी सी माइनस, अब हमें अल्फ़ा कोण के लिए चाप बटे त्रिज्या लिखना है। तो ये देखिए ये है अल्फ़ा कोण, अल्फ़ा कोण के लिए चाप तो वही रहेगा पी क्यू, लेकिन त्रिज्या रहेगी ओ पी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि चाप तो रहेगा पी क्यू, लेकिन त्रिज्या क्या रहेगी, यहाँ पे ओ पी, बराबर के नीचे बराबर, फिर क्या लिखा है म्यू, तो ये भी ज्यों का त्यों। अब थीटा है, तो थीटा यानी कोण, तो चाप बटे त्रिज्या, तो थीटा का कितना लिखा था, पी क्यू बटे पी सी। तो यहाँ पे भी क्या लिख लेंगे, पी क्यू बटे पी सी माइनस, अब बीटा का हमें देखना है। ये देखिए यहाँ पे बीटा है, बीटा का चाप क्या है, पी क्यू ही रहेगा, सबका चाप बिल्कुल समान पी क्यू, लेकिन सिर्फ त्रिज्या है, बीटा तक की दूरी कितनी है, आई पी। तो पी क्यू बटे आई पी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पी क्यू बटे आई पी। ये देखिए अब बस हमें पी क्यू यहाँ पे कैंसिल करना है, तो कॉमन निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से हम पी क्यू कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या बचेगा, यहाँ से पी क्यू निकल गया तो 1 बटे पी सी, माइनस यहाँ से भी पी क्यू बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 1 बटे ओ पी, बराबर म्यू ज्यों का त्यों। यहाँ पे पी क्यू कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं आगे पी क्यू कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे भी 1 1 बचेगा जहाँ जहाँ पी क्यू है, तो 1 अपॉन पी सी माइनस यहाँ पे भी पी क्यू बाहर निकल गया तो यहाँ पे भी 1 बचेगा, तो 1 अपॉन आई पी। ये देखिए अब यहाँ से पी क्यू और पी क्यू कैंसिल, तो
तो 1/PC बचेगा क्या, 1/PC माइनस 1/OP बराबर म्यू 1/PC माइनस 1/IP। चलिए अब हम इनको लिख लेते हैं। अब इनको दूरियों में कन्वर्ट करेंगे तो चिन्ह परिपाटी सहित हम मान रखेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं चिन्ह परिपाटी सहित मान रखने पर। तो चलिए सबसे पहले हम PC का मान क्या रखेंगे, तो चित्र देख लेते हैं। ये देखिए PC यानी सेंटर तक की दूरी क्या कहलाती है, तो वक्रता त्रिज्या, इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं, तो ये हो जाएगा कैपिटल R। लेकिन प्रकाश किरण इस डायरेक्शन में है यानी आगे की ओर, लेकिन हम ध्रुव से दूरी नापने जा रहे हैं रिवर्स में, यानी कि ध्रुव से दूरी हम इस तरफ जा रहे हैं। हमेशा दूरी कहाँ से नापी जाएगी, ध्रुव से। तो देखिए प्रकाश किरण इस तरफ जा रही है और हम दूरी नापने जा रहे हैं इस तरफ, तो माइनस में लेंगे सभी दूरियां। ये वाली दूरी भी हम माइनस में लेंगे। देखिए वस्तु तक की दूरी यानी कि OP जो है O पर रखी है वस्तु और P है ध्रुव। तो यहाँ से देखिए PO या OP एक ही बात है। वस्तु तक की दूरी हम मानते हैं हमेशा U, क्या मानते हैं U, और प्रतिबिंब की दूरी हम मानते हैं V, और सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र की जो दूरी है वो वक्रता त्रिज्या हमेशा रहती है R, लेकिन ये सभी के सभी माइनस में रहेंगे क्योंकि ये ध्रुव से इस तरफ हम लोग नाप रहे हैं, और जबकि प्रकाश किरण इस डायरेक्शन में चल रही है, तो अगर हम इस तरफ नापते तो ये प्लस में जाती सभी दूरियां, लेकिन अभी हम कहाँ नाप रहे हैं, इस तरफ, और प्रकाश किरण ऐसे चल रही है, इसलिए सारी की सारी दूरियां कैसे रहेंगी, माइनस में। तो सबसे पहले PC कितनी है R, क्योंकि ये वक्रता त्रिज्या कहलाती है और ये है R, तो ये माइनस में रहेगी, तो हम यहाँ पे रखेंगे PC का मान -R। तो इस तरीके से हम लिखेंगे 1/, और PC का मान है R, लेकिन PC है -R, इसलिए माइनस आगे लगा देते हैं। फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस 1/OP, O यानी वस्तु तक की दूरी हम क्या मानते हैं, तो वस्तु तक की दूरी हम मानते हैं U। आप चित्र में देख सकते हैं, ये देखिए OP क्या है, U, लेकिन U यहाँ पे नेगेटिव रहेगा यानी माइनस में रहेगा क्योंकि दूरी इस तरफ नाप रहे हैं। फिर यहाँ पे हमने PC का रखा -R, तो माइनस आगे लगा दिया, माइनस फिर 1/IP, I यानी इमेज, तो इमेज क्या होती है आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे इमेज तक की दूरी हम मानते हैं V, लेकिन रहेगी नेगेटिव, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे -V, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे आएगा V। इस तरीके से हमने लिख लिया। अब म्यू का गुणा करेंगे तो ये अभी ज्यों का त्यों -R प्लस 1/U बराबर -μ/R हो जाएगा ये, क्योंकि म्यू का गुणा एक में होगा तो -μ/R और प्लस μ/V। अब हम क्या करेंगे, R वाले एक तरफ कर देंगे, तो ये माइनस का μ/R इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का हम पहले लिख लेते हैं μ/R, फिर माइनस लिखेंगे 1/R, और ये देखिए μ/V पहले से था तो यहाँ पे हमने लिखा μ/V, और ये 1 प्लस का 1/U इस तरफ आएगा तो हो जाएगा माइनस का 1/U। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि R LCM ले लेंगे, तो ऊपर का जब एक सी संख्या नीचे होती है, एक सी चीज़ नीचे होती है, तो ऊपर का ज्यों का त्यों आ जाता है, μ-1 बराबर होगा μ/V -1/U, और ये हमारा अपवर्तन सूत्र आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यही अपवर्तन सूत्र है गोलीय पृष्ठ के लिए। तो इस तरीके से आप लिखेंगे। तो इसी तरीके से आपको करना है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए एक एक करके दिखा देता हूँ। थैंक यू।